गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हमारा अम्ल क्षार और लवण चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम अम्ल और क्षारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमने अम्ल और क्षारों द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं भी देख चुके थे। तो आज अब हमारा अगला जो चीज आती है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो क्या हमारा पास तनुकरण, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका डाइल्यूशन। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो भी अम्ल होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपके पानी में जाने पर क्या करते हैं, आपके H+ आयन मुक्त करते हैं। और इसी तरीके से जो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं, वो पानी पर जाने में आपके क्या करते हैं, OH- आयन मुक्त करते हैं। तो अब हमने जो देखना है, तनुकरण समझते हैं कि तनुकरण होता क्या है। तो तनुकरण का अर्थ होता है आपका उसको क्या करना, हल्का करना, है ना। क्या होता है आपका, हल्का करना, या जो उसकी सांद्रता है उस सांद्रता को क्या करना, कम करना। जैसे आप क्या करते हो, कभी आप चाय बनाते हो और आपने क्या किया, चाय में बहुत ज्यादा चीनी डाल दी, तो आप क्या कहते हो कि चाय बहुत ज्यादा मीठी बनी हुई। तो आप उसको तनु करने के लिए, या जो उसका मीठापन होता है उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो, दूध की मात्रा बढ़ा देते हो। तो दूध की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, जो आपका वो मीठापन होता है, वो मीठापन क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपने क्या किया, जो आपकी जो चाय में क्या थी, चीनी की पर आयतन क्या था, आपका पर आयतन मात्रा थी, वो मात्रा क्या होगी आपकी, घट गई। दूध डालने से वो मात्रा क्या होगी आपकी, घट गई। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। पहले हम समझते हैं कि तनुकरण होता क्या है। ठीक है, तो देखो तनुकरण क्या होता है, जो हमारे अम्ल और क्षार होते हैं, ठीक है, उनकी जो मात्रा होती है किसमें, जल में, या जो उनकी मात्रा होती है उसमें, ठीक है, तो उसको कम करना, उसको हम क्या कहते हैं, आपका तनुकरण कहता है। देखिए तनुकरण की परिभाषा लिखी मैंने आपका, किसी अम्ल और क्षार को पानी में मिलाने पर, क्या कहा, किसी अम्ल और क्षार को पानी में मिलाने पर H+ और OH- आयन की सांद्रता में जो प्रति इकाई कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहा, H+ और OH- आयन की सांद्रता में जो प्रति इकाई कमी होती है, वही क्या कहलाता है, हमारा तनुकरण। ठीक है, तो मतलब जो आपके पास अम्ल या क्षार है, तो उसके जो उसमें H+ और OH- आयन है, उनकी सांद्रता में कमी करना, वही क्या कहलाता है, हमारा तनुकरण कहलाता है। ठीक है, समझिए क्या होता है। जैसे ही हमारा एक अम्ल है, ठीक है, इसमें हमने कितना ले रखा आपका, ठीक है, एक अम्ल ले रखा हमने, और इसमें हमारे पास क्या H+ है। अम्ल होगा तो आपके क्या होंगे, उसमें सारे के H+ आयन होंगे। अब जब हमने इसकी क्या निकाली, मोलरता निकाली, तो हमने क्या देखा कि इसके 1 ml में, ठीक है, जो अम्ल था इसके 1 ml में या 1 लीटर में कितने हैं आपके, इस अगर इस अम्ल के हमने जब इसके देखा, तो हमने क्या देखा, इसके 1 लीटर में क्या आपके 2 H+ आयन उपस्थित हैं। ठीक है, तो अभी तक इसकी सांद्रता क्या थी आपकी, 2H+ थी। लेकिन अब आपने क्या कहा कि मैं इसको तनुकरण कर रहा हूं। ठीक है, तो जब आपने इसको तनुकरण किया, तो आपने क्या देखा, आपने इसमें क्या डाल दिया, प्लस और पानी डाल दिया, आपने इसको पानी में मिला दिया। तो अब आपका क्या हो गया, जब आपने उसके बाद इसके सांद्रता चेक की, तो आपने क्या देखा कि अब 1 लीटर में केवल और कितने H+ आयन उपस्थित है, एक H+ आयन उपस्थित है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हुआ, H+ आयन की संख्या थी, जो वो क्या, प्रति लीटर में, प्रति लीटर या एक इकाई आयतन में क्या होगी, उस H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी। तो यही क्या कहलाता है, आपका तनुकरण कहलाता है। इसी प्रकार से आपको समझिए, कोई क्या था, आपका क्षार था, इसमें क्या होंगे, क्षार में क्या होंगे, आपके सारे के सारे OH- आयन होंगे। क्षार में हमारे क्या होंगे, सारे OH- आयन होंगे। तो अब आपने कहा कि क्षार का क्या करना है, आपको तनुकृत करना है। तो तनुकृत करते समय आप क्या करोगे, ठीक है, इसमें पानी मिलाओगे। आप क्या करोगे, इसमें पानी मिलाओगे। तो आप क्या देखते हो, माना बात शुरुआत में 1 लीटर में इसमें क्या थे आपके, 4 H+ आयन उपस्थित थे। अब आपने इसमें कुछ पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद अब आपने देखा इसका क्या हो जाएगा, आपका आयतन बढ़ जाएगा। माना बात ये पहले केवल आपका 2 लीटर था, आपने 2 लीटर और पानी डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, आपका 4 लीटर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, पर लीटर में देखा, तो आपने क्या देखा, जहां पहले पर लीटर में 4 OH- आयन उपस्थित थे, अब वहां कितने हो गए, केवल 4 से कम हो जाएंगे। या तो कितना हो सकता है, आपके 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है ना। ये किस पर निर्भर करेगा, आपके पानी की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारे तनुकरण कहलाती है। तो आप क्या समझे तनुकरण में, ठीक है, H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता में प्रति इकाई, है ना, प्रति इकाई आयतन में होने वाली कमी क्या कहलाती है, हमारा तनुकरण कहलाती है। तो तनुकरण को हम किस में देखते हैं, प्रति इकाई आयतन में देखते हैं। ठीक है, जो H+ और OH- आयन की प्रति इकाई आयतन में जितनी भी कमी होती है, वो क्या कहलाता है, उसका तनुकरण कहलाता है। तो देखिए, अब तनुकरण करने के लिए हम मुख्यतः करते क्या है, हम मुख्यतः क्या मिलाते हैं, जो भी हमारे पास अम्ल या क्षार होता है, उसको हम किसमें मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं। क्या कहा, तनुकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं, तो तनुकरण करते समय हम हमेशा क्या करते हैं, अम्ल को जल में
मिलाते हैं। क्या करना चाहिए आपका, जब भी आप तनुकरण करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, एसिड को किसमें मिलाना चाहिए, पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में। ठीक है, ना कि पानी को एसिड में, पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, इसका कारण क्या होगा कि हमने जो कहा कि जब हम तनुकरण करते हैं तो तनुकरण करते समय हमें अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, और पानी में मिलाने के साथ साथ उसे धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हिलाना चाहिए। अगर आप हिलाओगे नहीं तो आपका क्या होता है, एकदम से गर्म हो जाता है वो। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, आपका हाथ वगैरह जलने का चांस रहता है। तो देखिए क्या होता है, आप एक चीज को समझिए, जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, तो जो हमारे क्या होते हैं, अम्ल और पानी की अभिक्रिया होती है, अम्ल प्लस जो पानी की अभिक्रिया होती है वो क्या होती है आपकी, हाईली एक्सोथर्मिक होती है ना। क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। वो क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी जब भी आप क्या करते हो, अम्ल और पानी को आपस में मिलाते हो तो उस अभिक्रिया के दौरान आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब अगर आपने क्या किया, आपने, ठीक है, अम्ल में आपने क्या मिलाया, ये आपके बीकर है, बीकर में क्या है आपका, ये H प्लस यानी अम्ल है। ये क्या है आपका, बीकर में है आपका अम्ल है। अब आपने इसमें क्या करा, पानी डाला। ठीक है, आपने जैसे ही थोड़ा सा पानी डाला तो अभी यहाँ पे क्या है, आपकी अम्ल की मात्रा क्या है आपकी, बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो इससे क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, आपकी ऊर्जा निकलेगी, है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, आपकी ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी। जिससे क्या होगा, जो आपका उसके अंदर अम्ल होगा, परख नली या बीकर में जो भी अम्ल होगा वो क्या है, आपका उछल के बाहर आ जाएगा। जिससे क्या हो सकता है, आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं, कपड़े वगैरह जल सकते हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आंखों में गिर गए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरा क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा उष्मा निकलेगी तो आपका ये बीकर भी टूट सकता है। तो इसलिए जब भी आप तनुकरण करते हो तो तनुकरण करते समय हमें क्या करना है, हमेशा और हमेशा क्या करना है, हमें क्या करेंगे हम, ठीक है, अम्ल को पानी में डालेंगे, ना कि पानी को अम्ल में डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जब भी आप क्या करोगे, अब इसका दूसरा अगर आपने उल्टा किया, उसका उल्टा क्या किया आपने, आपने ये क्या लिया था, आपका यहाँ पानी था, इसमें क्या था, आपका जल था, और जल में आपने क्या डाला, ऊपर से आपने अम्ल डाला। थोड़ा थोड़ा डालते हैं ना, एकदम से पूरा नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा डालते हो। जैसे आप डालोगे तो अभी क्या है, आपका ज्यादा मात्रा में पानी है, कम मात्रा में क्या आपका अम्ल है, तो ऊष्मा तो निकलेगी पर इतनी ज्यादा नहीं निकलती। और जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके डालते हो वैसे वैसे करके आपको क्या करना होता है, इस बीकर या परख नली को भी हिलाना होता है। जिससे क्या हो जाता है, आपका वो अम्ल उसमें अच्छी तरीके से घुल जाता है। तो यहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब भी आप किसी अम्ल को तनुकृत करते हो, ठीक है, जब भी आप क्या करते हो, किसी अम्ल को तनुकृत करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, पानी को अम्ल में डालना चाहिए, अम्ल को पानी में डालना चाहिए, या दोनों को एक साथ मिलाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज आपकी समझ में आएगी, और ये चीज आपको खास कब याद रखनी, जब आप क्या करोगे, अम्ल को तनुकृत करोगे। ठीक है, और जब आप क्या करोगे, क्षार को तनुकृत करते हो तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आप क्या कर सकते हो, तो पानी को डालो या क्षार को डालो, किसी को भी डालोगे वहां उतना ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन जब भी आपको क्या करना होगा, अम्ल का तनुकरण करना होगा, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, ये आपका बन सकता है पेपर में। अच्छा, अब देखो अगली चीज आती है हमारी अम्ल और क्षारों की प्रबलता। क्या आती है, अम्ल और क्षारों की प्रबलता। अब जैसे मैंने आपके पास कोई अम्ल दिया, ठीक है, आपने क्या बता दिया कि हाँ भाई ये क्या है, आपका एसिड है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये कितना कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना हल्का अम्ल है। ठीक है, कितना ज्यादा असर पड़ेगा इसका, मानो किसी कोई अभिक्रिया करा रहा हूं तो मुझे इसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। अगर क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा तो थोड़ी मात्रा से काम चल जाएगा। अगर वो क्या होगा, आपका अम्ल थोड़ा वीक होगा तो जब बहुत ज्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी। तो क्या आप अगली चीज आती है हमारी अम्ल और क्षारों की प्रबलता है। यानी जो आपके पास अम्ल या क्षार उपस्थित है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, दो स्केल आते हैं। क्या आते हैं हमारे पास, दो स्केल आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले प्रबलता का अर्थ समझ लेते हैं, अम्ल और क्षारों की प्रबलता क्या होती है। ठीक है, तो अम्ल की प्रबलता का अर्थ क्या हो गया, ठीक है, अम्ल की प्रबलता का अर्थ क्या होगा कि उस अम्ल में कितने ज्यादा H+ आयन उपस्थित है। किसी अम्ल में जितने ज्यादा H+ आयन उपस्थित होंगे वह अम्ल उतना ज्यादा ही क्या होगा, आपका प्रबल होगा। और इस अम्ल में H+ आयन कब आएंगे, जब ये अम्ल क्या होगा, आपका पानी में घुलेगा। तो इस यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कौन से होंगे हमारे, जो पानी में जाने पर पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, है ना। जो पानी में जाने पर क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाएंगे तो वो क्या होंगे, आपके पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होकर आपके क्या करेंगे, H+ आयन देंगे। और क्योंकि वो पूरे के पूरे वियोजित हो रहे तो इसलिए वो क्या करेंगे, आपके बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन वियोजित करेंगे। अब इसी प्रकार से हम, ठीक है यार, ये क्या हो गया था हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? जो आपके क्या करेंगे, आपके पानी में जाने पर पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, यानी पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएंगे। अब दूसरा आता है हमारे यहाँ पे, क्या आता है हमने, दुर्बल अम्ल। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे पास यहाँ पे दुर्बल अम्ल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपका वीक एसिड। तो कौन होंगे आपके वीक एसिड? जिनके पास क्या होंगी, पानी में जाने पर जिनमें कम H+ आयन की मात्रा होगी। तो यानी जो हम क्या कहते हैं, जो आपके क्या होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे क्षारों के साथ भी होगा। वह क्षार जो आपके क्या करेंगे, पानी में जाने पर पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रबल क्षार कहलाएंगे। और जो पानी में जाने पर पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके दुर्बल क्षार कहलाएंगे। तो यहां से जो हमारे बताने का मकसद था वो क्या था आपका, कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं या प्रबल क्षार क्या होते हैं। वह अम्ल जो पानी में जाने पर ज्यादा मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो अम्ल पानी में जाने पर कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो अब हमें यही चीज देखना है कि आपका जो क्या है, आपके जो अम्ल या क्षार आपके पास दिया गया है, वो पानी में जाने पर कम H+ आयन या कम OH- आयन या ज्यादा H+ आयन या ज्यादा OH- आयन उत्पन्न कर रहा है। इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि जो अम्ल आपके पास दिया है वो आपका क्या है, आपका प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। अब देखिए, जो अम्लों और क्षारों की प्रबलता होती है उसको ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके से हम बता सकते हैं कि वो अम्ल आपका क्या है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके लिए दो चीजें आती है हमारे पास। पहला तो क्या आता है हमारे पास, एक आता है हमारे पास सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। और दूसरा आता है हमारे पास पीएच स्केल। क्या क्या कहा मैंने, हमने पहला तो आता है हमारे पास सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं जिसे हम, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, पीएच स्केल। ठीक है, तो अब देखो हम पहले को समझते हैं। यहाँ पे जो क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सार्वत्रिक सूचक। तो सूचक तो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, है ना, पीछे वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। तो सूचक क्या होता है, हमारे वे पदार्थ होते हैं या वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो थोड़ी सी मात्रा में डालने पर, किसी अम्ल या क्षार में डालने, किसी मतलब दिए गए विलयन में डालने पर हमें ये बताते हैं कि वो चीज अम्ल है या क्षार है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सूचक कहलाते हैं। और मैंने आपको अलग अलग प्रकार के सूचक भी बताए थे, और अम्ल और क्षारों के साथ किस किस प्रकार के रंग देते हैं वो सारे मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो अब देखिए सार्वत्रिक सूचक क्या होता है हमारा। तो सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, अभी तक हमने पीछे जितने भी सूचक पढ़े उन सभी सूचकों का क्या होता है, आपका एक मिश्रण होता है। क्या होता है, उन सभी सूचकों का एक मिश्रण होता है ना। बहुत सारे सूचक होते हैं इसमें, क्या विभिन्न सूचकों का एक मिश्रण होता है। पीछे अभी तक हमने जितने भी सारे सूचक पढ़े थे, इंडिकेटर पढ़े थे, जैसे फिनोल्फ्थालीन पढ़ा था, पीएच पढ़ा था, हल्दी पड़ी थी, है ना, रेड कैबेज पड़ी थी, ये सारे क्या है, तो इन सब का एक मिश्रण होता है इसमें, जो क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग रंग देता है। तो ये क्या करता है, आपकी जैसे जैसे इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसका रंग अलग आएगा। जैसे जैसे सांद्रता घटती जाएगी तो धीरे धीरे इसका रंग क्या होता जाएगा, आपका रंग में परिवर्तन आता जाएगा। और उस रंग में होने वाले परिवर्तन को देखकर आप बता सकते हो कि ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, या ये अम्ल है, इस अम्ल की क्या है आपकी मात्रा वो पीएच स्केल में कहां पर ये आता है। आपको पता होगा जो क्या होते हैं हमारे अम्ल होते हैं, अम्ल की सांद्रता कहां से लेकर कहां तक होती है हमारी, 0 से लेकर 6.9 तक। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं, है ना। और क्षार कहाँ होते हैं हमारे, क्षार कहाँ होते हैं हमारे, ठीक है, 7.1 से लेके 14 तक, है ना। पीएच स्केल पर अगर हम बात करें तो ये सब क्या होते हैं, अम्ल कहाँ से होते हैं हमारे, 0 से लेकर 6.9 तक के स्केल पर जो भी आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। और जो 7.1 से लेकर 14 के बीच में आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। और जिसका पीएच क्या होता है आपका 7 होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा उदासीन विलयन होता है, यानी वो ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। तो अब यही चीज क्या हमारा जो एक इंडिकेटर होता है, जो सार्वत्रिक सूचक होता है, उसमें क्या होता है, आपके अलग अलग प्रकार के इंडिकेटरों से मिलकर बनाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के सूचकों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो जिस मिश्रण पे जो भी चीज आपके पास दी गई, जैसे आप उसको डालोगे तो उसका क्या जाता है, आपका कलर आ जाता है, ठीक है, उसका क्या जाता है, आपका रंग आ जाता है। और उस रंग को आपको पता होना चाहिए कि मतलब किस पीएच स्केल पर या किस सांद्रता पर कौन सा कलर आएगा। तो जैसे ये हमारे पास एक सार्वत्रिक सूचक है, इस तरीके की क्या होती है, इस पे हमारे पास एक पट्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, आपकी 0 से लेकर 14 के स्केल तक दी होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। तो इस तरीके की क्या होती है, इस पे कुछ संख्याएं लिखी होती है। अब देखिए अगर आपने क्या डाला, इसके ऊपर कोई प्रबल एसिड डाला, ठीक है, तो उसका कलर कैसा आएगा, आपका
एकदम डार्क आएगा। कैसा आएगा? एकदम डार्क रेड आएगा, यानी गहरा लाल आएगा। ठीक है, तो अगर एकदम गहरा लाल आए तो आप समझ जाओगे कि जो है आपकी इसमें क्या है, आपकी H प्लस आयनों की सांद्रता क्या है, आपकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, गहरा लाल आने का अर्थ क्या है, इसकी जो पीएच है वो कितना आपका 0, और 0 होने का अर्थ क्या है, इसके क्या है, ये क्या है आपका प्रबल अम्ल है। क्या हो जाएगा, ये आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप उसकी क्या होगी, पीएच की सांद्रता, पीएच प्लस आयनों की, H प्लस आयनों की सांद्रता थोड़ा कम होगी तो कैसा आएगा आपका लाल रंग आएगा, और कम होगी तो ऑरेंज आएगा, और कम आएगी तो ऑरेंज आएगा, और कम होगी तो कैसा हो जाएगा आपका पीला नारंगी, हरा नारंगी, ग्रीन, है ना। और जो आपका क्या होता है उदासीन होते हैं वहां पे कितनी आती है, वहां पे कैसा कलर आता है आपका हरा कलर आता है। अब जैसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा आपका कलर चेंज होता जाता है। ये क्या हो गया आपका ग्रीन ब्लू हो गया, फिर आपका ब्लू हो जाता है, फिर नेवी ब्लू हो जाता है, 11 पे आपका क्या होता है पर्पल हो जाता है, और 12 पे क्या होता है आपका डार्क पर्पल हो जाता है, 13 और 14 पे आपका क्या होता है वायलेट कलर आता है। ठीक है, तो जो 7 से इस तरफ जितने भी आते हैं कलर है आपके, सारे के सारे क्या है आपके अम्ल है। ये क्या दर्शा रहा है आपका अम्ल दर्शा रहे हैं। और जो 7 की इस तरफ ये सारे के सारे रंग है, ये क्या दिखा रहा है आपके क्षारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन करने का, आप स्केल नोट कर लीजिए कहाँ पे कैसा कैसा कलर आता है। ठीक है, तो क्या देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी सांद्रता की H प्लस आयनों की 0 आए है ना, डार्क रेड कलर आया तो कितने होंगे, H प्लस आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। अगर लाल आया तो कितने होंगे आपके 1 और 2 के स्केल के बीच में आएंगे। ठीक है, अगर ऑरेंज आया तो कितने होंगे आपके 3 होंगे, 3 और 4। ऑरेंज पे कितना आता है आपका 3 और 4, है ना। ऑरेंज येलो आता है तो कितनी होती है आपकी 5 होती है। और अगर ग्रीन आता है, ग्रीन येलो आता है, कितना होता है आपका 6 होता है। और अगर आपका ग्रीन आया तो कितनी होती है आपकी 7, 7 का स्केल होता है। यानी वो क्या होगा, जो भी आपके पास दी है वो क्या आपका उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना ही क्षार है। अब जैसे आपका ग्रीन ब्लू आया तो क्या हो जाएगा आपका 8 के स्केल पे आ जाएगा, ब्लू पे आ जाएगा आपका 9 के, नेवी ब्लू पे आ जाएगा आपका 10 के स्केल पे, पर्पल पे आ जाएगा आपका 11, डार्क पर्पल पे आ जाएगा आपका 12, वायलेट पे आ जाएगा आपका 13, और वायलेट पे आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्या होता है सार्वत्रिक सूचक होता है, ये केवल और केवल क्या बताता है आपको H प्लस आयन की सांद्रताओं से ही बताता है कि वो चीज अम्ल है या क्षार है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये केवल और केवल जब H प्लस के बारे में बता रहे हैं तो हमें क्षारों के बारे में कैसा पता लगेगा, क्योंकि क्षार तो क्या होता है हमारे पास OH माइनस आयन होते हैं, है ना। क्षार क्षार वही चीजें होती है जो क्या करती है OH माइनस आयन उत्पन्न करती है। तो फिर आपके मन में यहाँ से सवाल उठेगा, या जो आपकी बुक में भी दिया गया है, अगर आपके पास क्या दे प्योर क्या दे रखा है, आपके पास प्योर बेस दे रखा है, यानी आपके पास क्या है एक प्रबल क्षार दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है एक प्रबल क्षार है, आपके पास एक प्रबल क्षार दिया गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक प्रबल क्षार है तो क्या उसमें H प्लस आयन उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। सोचिए, देखिए सोचिए। ठीक है, क्या कहा, अगर आपके पास एक प्रबल क्षार है तो क्या इस प्रबल क्षार में H प्लस आयन उपस्थित होंगे, क्योंकि क्षार होते क्या है हमारे क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। तो अगर ये क्या हमारे पास क्षार है तो इसमें क्या होंगे सारे के सारे OH माइनस आयन होंगे, OH माइनस आयन होंगे। तो क्या जो प्रबल क्षार होगा वो H प्लस आयन होंगे उसमें, कुछ या नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये स्केल है, ये स्केल क्या कर रहा है केवल और केवल H प्लस आयनों की सांद्रता के आधार पर ही बता रहे हैं कि वो क्या है आपका प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है। तो देखिए जो कोई भी चीज होती है हमारे पास, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, ठीक है, दोनों में क्या होते हैं आपके H प्लस आयन भी होते हैं और OH माइनस आयन भी होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, चाहे आपका वो अम्ल हो चाहे वो क्या हो आपका क्षार हो, दोनों के दोनों में क्या होता है आपका H प्लस और OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। तो अब किस आधार पर आप कहोगे कि वो क्या आपका अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपका चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में क्या होता है आपका H प्लस और OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं हमारे अम्ल होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके जो H प्लस आयन होते हैं, जो क्या कहा जो हमने कहा जो अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है जो H प्लस आयन उपस्थित होते हैं वो OH माइनस आयन की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, है ना। तो काफी ज्यादा होते हैं तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं आपके अम्ल कहलाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे क्या होते हैं क्षार होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं उनमें OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं और H प्लस आयन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जो उनकी सांद्रता होती है वो क्या होती है आपकी OH माइनस आयनों की तुलना में बहुत कम होती है। क्या होती है आपकी बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि ये क्या है आपका जैसे, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं जिनमें H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयनों से बहुत ज्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। और जिनमें OH माइनस आयनों की सांद्रता H प्लस आयनों की तुलना में ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाते हैं हमारे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझिए, जैसे आपके पास क्या है 1 किलोग्राम चीनी और आपने उसमें आपने क्या डाल दिए 2-4 चम्मच नमक डाल दिए, तो इतना ज्यादा असर आप फिर भी उसको कहोगे क्या
चीनी कहोगे, है ना, नमक तो कहोगे नहीं। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, धीरे धीरे आप क्या करते जा रहे हो, नमक की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो। पहले आपने 1 किलोग्राम थी, है ना, 1 2 4 चम्मच डाले, फिर आपने किया आधा किलो नमक डाल दिया, फिर आपने 1 किलो नमक डाल दिया, फिर आपने 2 किलो कर दिया। तो अब वो क्या हो गया, वो चीनी ना रह के क्या हो गया आपका, नमक हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, जो हमारा अम्ल होता है, चाहे वो प्रबल अम्ल हो, उसमें भी क्या होता है, हमारे पास OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वो अम्ल ना रह के अब क्या बन जाएगा, आपका क्षार बन जाएगा। तो इसीलिए जो ये हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है, यह केवल और केवल क्या करता है, H प्लस आयनों की सांद्रता के आधार पर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, 7 से 0 की तरफ जाओगे, तो इस तरफ जाने पर आपका क्या होगा, H प्लस आयनों की सांद्रता में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, 7 से 0 की तरफ जाने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे आप 7 से 14 की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका OH माइनस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए इधर से इधर जाने पर आपका क्या हो रहा है, H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और OH माइनस आयनों की सांद्रता में क्या होगी, आपकी कमी होगी। ठीक है, OH माइनस आयन भी उपस्थित होंगे इसमें, लेकिन क्या होंगे, वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से जब आप 7 से 14 की तरफ जाओगे, तो आपका क्या होगा, H प्लस आयनों की सांद्रता में कमी होगी। आई बात समझ में। तो अगर आपसे कहें कि 0 है, अगर कोई ये जो आपका सार्वत्रिक सूचक है, इस पर 0 दिखा रहा है, तो क्या यहाँ पे OH माइनस आयन उपस्थित होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन जो यहाँ पे OH माइनस आयन उपस्थित होंगे, उनकी सांद्रता क्या होगी, बहुत कम होगी। मतलब आप इस तरीके से समझ लिया, अगर यहाँ पे आपके 1000 H प्लस आयन है, तो केवल 1 या 2 OH माइनस आयन उपस्थित होंगे। तो इसीलिए इसका कलर कैसा है, आपका एकदम डार्क रेड आता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये कलर आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि आपके पास एक दिया गया है ना, आपके पास एक विलियन दिया गया, और उस विलियन को आपने क्या किया, सार्वत्रिक सूचक पर डाला, तो आपका कलर कैसा है, आपका ब्लू आया, है ना, कैसा है, आपका नीला रंग आया। तो बताइए वो अम्ल होगा या क्षार होगा, है ना, और वो पीएच स्केल पर कहाँ आएगा, तो वो क्या होगा आपका, देखिए ब्लू कहाँ पे आता है, आपका क्षार की तरफ आता है। और उसका कलर कैसा होगा, आपका कितना पीएच होगा, आपका 9 होगा। ये आपको याद रखना। इसी प्रकार से आपसे कहा गया कि एक क्या दिया आपके पास, एक सूचक दिया गया, और जिसका कलर कैसा है, आपका ग्रीन येलो आया। ठीक है, एक विलियन दिया गया, उस विलियन को सार्वत्रिक सूचक पर डाला गया, और उसका रंग कैसा आया, हल्का हरा और पीला, है ना, हरा पीला, ग्रीनिश येलो आया। तो बताइए अम्ल होगा या क्षार होगा, तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। और पीएच स्केल पे कहाँ आएगा, आपका 6 पे आएगा। तो ये सारी चीजें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज हमने सीख ली सार्वत्रिक सूचक। अब दूसरी चीज सीखते हैं हम पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के द्वारा हम किस प्रकार से किसी चीज को पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। वो भी क्या होता है, आपका इसी तरीके से होता है, सेम इसी तरीके का स्केल होता है, लेकिन उसके फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। उसकी सहायता से कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी हो चुकी है। अब दूसरी चीज देखते हैं हम, आपका क्या आता है, आपका दूसरी चीज आता है आपका पीएच स्केल। तो हम क्या करते हैं, आपके पीएच स्केल के बारे में समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि पहली चीज मैंने आपको बताई दी, क्या है सार्वत्रिक सूचक से हम किस किस प्रकार से चेक करते हैं कि जो हमारा क्या है, अम्ल है या क्षार है, उसकी क्या है, वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो पहली चीज आपकी समझ में आ गई। 2 स्केल बताए थे मैंने आपको अम्लों और क्षारों की, क्या देखने की, है ना, स्ट्रांगनेस या वीकनेस देखने की, अर्थात वो कितना स्ट्रांग है और कितना क्या है, आपका वीक है, या कितना एसिडिक है, या कितना बेसिक सॉल्यूशन है। वो चीज देखने के लिए हमने क्या 2 स्केल बताए थे। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं कौन सा, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जो दूसरा स्केल बताया था मैंने आपको, दूसरा स्केल क्या कहलाता है, हमारा पीएच स्केल। तो दूसरा स्केल समझते हैं हम, क्या होता है हमारे पास, पीएच स्केल। तो समझते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल का हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला भी होता है, पर फॉर्मूला देखने से पहले हम समझते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है, हमें क्या किस किस चीज के बारे में जानकारी देता है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो पीएच स्केल है, इसका शाब्दिक नाम क्या होता है, आपका पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पी है, वो क्या है, आपका पोटेंज, क्या बोलते हैं उसको, ENZ, पोटेंज बोला जाता है इसको। ठीक है, अब जो ये आपका पोटेंज है, ये क्या आपका एक जर्मन वर्ड है, क्या है आपका एक जर्मन वर्ड है, और जिसका अर्थ क्या होता है, आपका पोटेंशियल यानी पावर। ठीक है, तो अब जो आपका यहाँ पे पीएच स्केल हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है इसको, आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्या बताता है आपको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या क्या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, तो ये दो चीजें कहा जाता है। आपका जो है आपका पीएच स्केल है, इसको किससे मिलकर बना है? आपका ये पोटेंशियल शब्द से मिलकर बना है, जो कि क्या आपका एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? आपका पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अर्थात ये हमें क्या बताता है? हाइड्रोजन की सांद्रता के बारे में बताता है, या हाइड्रोजन की पावर, या पावर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सांद्रता। अर्थात जो हाइड्रोजन आयन है वो कितनी कम मात्रा में उपस्थित है या कितनी ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जो हमारी पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आपका सोरेनसन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी, है ना। किन्होंने की थी इसके नाम खोज? सोरेनसन नामक एक व्यक्ति थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल की खोज किसने किया? आपका तो किसने किया? आपका जो सोरेनसन नामक एक व्यक्ति थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? आपकी इस पीएच स्केल की खोज की थी। अब आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, जो हमारा क्या होता है अम्लीय या क्षारीय होते हैं, वो आपके कहां से था? आपका 0 से लेके 14 के स्केल पर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या था, जो सोरेनसन थे उन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें उन्होंने क्या लिया? आपका 0 से लेके 14 तक के नंबर लिखे, और उसमें इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन की पावर कितनी कितनी आ रही है, तो उसी को इन्होंने क्या कर दिया? आपका पीएच स्केल कह दिया, ठीक है। तो अब देखिए जो पीएच स्केल होता है, ये हमें क्या क्या बताता है? ये हमें किसके बारे में बताता है कि कोई चीज अम्ल है या कोई चीज क्षार है अथवा उदासीन है। इन तीनों चीजों के बारे में हमें किससे पता लगता है? एक तो हमने सार्वत्रिक सूचक पढ़ा था, और दूसरी चीज आपके हमारे पास क्या है? ये पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में आपको पहले समझा चुका हूं, पर एक बार और समझ लीजिए। अगर कोई कहां से आता है? आपका कहां से लेके कहां तक होता है आपका पीएच स्केल? 0 से लेके 14 के बीच के क्या होते हैं? इसमें नंबर लिखे होते हैं, 0 से 14 के बीच के नंबर लिखे होते हैं। अब अगर कोई आपका 0 से लेकर 6.9 के बीच में आता है, तो वो पदार्थ क्या होता है? वो होता है हमारे अम्ल होता है। क्या होता है? हमारा अम्ल होता है। अगर कोई कितना आते हैं? आपकी 7 आता है, तो वो क्या होता है? आपका उदासीन होता है, अर्थात तो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अब अगर कोई आपका 7.1 से लेकिन 14 के बीच में आता है, तो वो क्या होता है? आपका क्षारीय पदार्थ होता है। तो ये क्या थी हमारी? ये चीज तो हमें क्या बताता है? पीएच स्केल से ये सारी चीजें हमें पता लगती है। अभी देखो पीएच स्केल भी बनाएंगे हम आपके लिए, क्या होता है पहले अभी आपने जो सीधे सीधे याद रखने हैं आपके, ये आपके डायरेक्ट याद रखने वाले क्वेश्चन है। पहला तो हमने क्या कहा, जो पीएच स्केल होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या जिसका वैसे एक्चुअल में इसका नाम क्या आपका? पोटेंज है, जो कि क्या आपका एक जर्मन वर्ड है ना। तो वही जब इसका मीनिंग क्या होता है? आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आपके सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और पीएच स्केल से हमें पता क्या लगता है? ये पता लगता है कि कोई चीज अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। अब पीएच स्केल में कहां से लेके, अगर कोई चीज 0 से लेके 6.9 के बीच के स्केल में आ रही, तो वो क्या होती है? आपकी अम्ल होती है। और अगर कोई 7 के 7 आ रहा है उसका एग्जैक्ट मान, तो वो क्या होती है? आपकी उदासीन होती है। अगर कोई आपकी 7.1 से लेके 14 तक आ रहा है, तो वो क्या होता है? आपका क्षारीय विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए कुछ चीज होती है आपकी, कुछ क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है, तो जो मानव रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? आपका 7.4 होता है। इसी प्रकार से आपसे कई बार पूछ लेता है कि दूध का पीएच कितना होता है, या मानव लार का पीएच कितना होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपके पेपरों में कई बार सीधी सीधी पूछ ली जाती है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं किसका पीएच कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, पदार्थ का नाम या तत्व जो भी आपके पास दे रखा है। और दूसरा क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं उसका पीएच कितना होता है। आई बात समझ में? तो देखिए जब सबसे पहले आपसे देखते हैं, जैसे दूध है, तो दूध का पीएच कितना होता है आपका? ठीक है, तो जो आपका दूध का पीएच होता है वो होता है आपका 6.5 से लेके 6.7 के बीच में। अर्थात जो आपका दूध होता है ये क्या होता है? आपका हल्का सा अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका हल्का सा अम्लीय होता है। आप क्षारीय नहीं होता है, उदासीन भी नहीं होता है। ये क्या होता है? आपका बहुत थोड़ी मात्रा में क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। तो इसीलिए आपको क्या लगता है? दूध, इसीलिए आप क्या करते हैं? दूध से आप दही भी जमा सकते हो, क्योंकि क्या होता है? अम्ल होता है आपका, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध क्या होता है? आपका अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आप क्या कहेंगे? दूध कैसा होता है? आपका अम्लीय होता है। और अगर इसका पीएच पूछा जाता है तो कितना होता है? आपका दूध का 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। अब देखो दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? नींबू, है ना। दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? नींबू आती है। तो नींबू आपको पहले ही पता है क्या होता है? आपका अम्लीय होता है, क्योंकि जिस दिन मैंने चैप्टर शुरू किया था उस दिन भी मैंने आपको बताया था। और जो नींबू का पीएच होता है वो कितना होता है? आपका 2 से 3 के बीच में होता है। अब अगली चीज आती है आपका, क्या आती है आपका? ठीक है, जो मानव रक्त होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये आपसे कई बार पूछा भी गया है, कई एग्जाम में भी आया है आपके, ठीक है। तो जो आपका मानव रक्त होता है, मानव रक्त का पीएच होता है आपका 7.4 होता है। अब जो अगली चीज आती है आपकी, वो क्या होता है? आपका मानव मूत्र या मानव यूरिन, है ना। तो जो मानव
क्या होता है आपका यूरिन होता है, उसका पीएच कितना होता है आपका 4.5 से लेके 8 के बीच में होता है। ये होता है आपका। अगला आता है जो आपका कई बार ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो मानव लार होता है, मानव लार का पीएच कितना होता है आपका, तो जो मानव लार का पीएच होता है आपका 6.2 से लेके कितना होता है आपका 7.6 के बीच में होता है। ठीक है, ये होता है आपका। ये अगर आप कहें तो कितना आपका 6.2 के आसपास होता है ना। जो आपका लार होती है वो मुख्यतः क्या होती है आपकी, ठीक है, 6.2 से लेके कितना होता है आपका 7.6 के बीच में होता है। अब जो आती है आपका एसिडिक रेन है ना, ये किसे जिसे क्या कहते हैं हम अम्लीय वर्षा। ये क्वेश्चन में आपका कई बार पूछा जाता है कि जो अम्लीय वर्षा, कोई भी वर्षा अम्लीय वर्षा कब कहलाती है, जब आपके बारिश के पानी का पीएच 5 से कम हो जाता है ना, कितना हो जाता है आपका लेस देन 5 हो जाता है या 5 से कम हो जाता है पीएच, तो तब वो बारिश क्या कहलाती है आपकी अम्लीय बारिश कहलाती है। तो ये कुछ पीएच ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या है याद रखने हैं, जो आपके सीधे सीधे पेपरों में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दूध का पीएच कितना होता है आपका 6.5 से लेके 6.7 के बीच में होता है। नींबू का होता है आपका 2 से 3 के बीच में। अब जो मानव रक्त होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है आपका 7.4 होता है। और जो मानव क्या होता है यूरिन होता है, जो मानव मूत्र होता है, उसका पीएच कितना होता है आपका 4.5 से लेके 8 के बीच में होता है। जो मानव लार होती है वो 6.2 से लेके 7.6 के बीच में उसका पीएच होता है। और कोई भी वर्षा अम्लीय वर्षा कब कहलाती है, जब उसका पीएच 5 से नीचे हो जाता है, तो तब क्या कहते हैं हम उस बारिश को अम्लीय बारिश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं पीएच स्केल बनाता हूं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पीएच स्केल हमें किस किस प्रकार से बताता है। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको कल बताया था, क्या था, जैसा हमारा सार्वत्रिक सूचक था, तो उसी प्रकार का एक स्केल होता है ये, 0 से लेके 14 के बीच में होता है आपका। ये भी क्या होता है आपका 0 से लेके 14 के बीच में होता है आपका, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके का स्केल होता है हमारा। जो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, अगर किसी का भी पीएच 7 आता हो तो वो क्या होता है आपका उदासीन होता है, अर्थात ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्या होता है आपका क्षारीय होता है। अब अगर आप 7 से पीछे की तरफ चलिए, ठीक है, एक क्या आता है 0 भी आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 7 से पीछे यानी 0 की तरफ चलिए तो इस तरफ 7 से पीछे की तरफ जाने पर क्या होगा आपका अम्लीयपन बढ़ेगा। ठीक है, इस तरफ क्या होते हैं आपके अम्ल होते हैं, इस तरफ क्या होते हैं आपके अम्ल होते हैं। और अगर आप 7 से आगे की तरफ चलेंगे 14 की तरफ, तो इस तरफ क्या होते हैं आपके क्षार आते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझिए जैसे जैसे आप क्या कर रही है पीछे चल रहे हैं, यानी कहा आप 6 से लेके 0 की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होती है आपकी वृद्धि होती है। 7 से लेके 0 की तरफ जाने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होगी आपकी वृद्धि होगी, और OH माइनस आयनों की सांद्रता में क्या होगी आपकी कमी होगी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, 8 से लेके 14 की तरफ चल रहे हो, तो इस तरफ जाने पर क्या होगा आपका OH माइनस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी और H प्लस आयनों की सांद्रता में कमी होगी। जैसे कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूं इससे पहले, थोड़ी देर पहले, कि क्या होता है अगर हमारे पास कोई भी अम्लीय या क्षारीय विलयन है तो उसमें क्या होता है आपके दोनों प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, अम्लीय आयन भी उपस्थित होते हैं और क्षारीय आयन भी उपस्थित होते हैं। लेकिन जो क्या होता है आपका अम्लीय विलयन होता है या कोई अम्लीय चीज होती है, उसमें क्या होता है आपके जो OH माइनस आयन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिस कारण वो विलयन क्या कहलाता है आपका अम्लीय विलयन कहलाता है। तो आपसे मैंने अभी बताया भी था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई अम्लीय विलयन है आपके पास, तो क्या उसमें OH माइनस आयन उपस्थित होंगे, हाँ बिल्कुल क्या होंगे उसमें OH माइनस आयन उपस्थित होंगे। लेकिन जो OH माइनस आयनों की सांद्रता होगी वो H प्लस आयनों की तुलना में बहुत ही कम होगी। क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जैसे मैंने आपको आपका चीनी और नमक वाला उदाहरण भी समझाया था, तो उसी तरीके से। तो अब ये बात आपकी समझ में आई होगी क्या होता है हमारा पीएच स्केल, किस प्रकार से इसको किसने इसकी खोज की, किस क्या जो इंपॉर्टेंट पीएच थे। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपका जो पीएच स्केल को हम एक फॉर्मूला भी होता है हमारा पीएच स्केल का, तो वो फॉर्मूला देखते हैं हम। जो पीएच स्केल का हमारे पास एक फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज का पीएच निकालना है तो पीएच निकालने का आपका क्या होता है सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस लॉग 10 बेस H प्लस। ठीक है, क्या होता है आपका माइनस लॉग 10 बेस H प्लस। ये क्या होता है आपका पीएच निकालने का एक सूत्र होता है। तो अगर हम यहां से पीएच को अगर इसके रूप में परिभाषित करें तो क्या करेंगे, ठीक है, किसी भी लॉग 10 की घात
H प्लस को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी माइनस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ log H ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का। अब देखिए इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। देखिए आपको लॉग तो पता ही होगा, लॉग क्या होता है, लॉग 10 बेस। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपका इस तरीके से डिब्बा बना रखा है, ये तो जो ये डिब्बा होता है, इस डिब्बा को हम क्या कहते हैं, आपका जिन्होंने पढ़ी होगी या जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे 11th में, तो आप वहां देखोगे जो इस प्रकार का ये क्या होता है, आपका बॉक्स होता है। ये किसी भी चीज के क्या करता है, आपकी कंसंट्रेशन या सांद्रता को व्यक्त करता है। किस चीज को व्यक्त करता है, आपकी ये सांद्रता को व्यक्त करता है, यानी उसकी क्या है, कंसंट्रेशन, अर्थात वो कितनी मात्रा में घुला हुआ है ना, कितनी मात्रा में घुला हुआ है, तो सांद्रता। यानी अगर आपको किसी भी चीज का क्या निकालना है, H प्लस निकालने हैं या पीएच स्केल निकालना है, तो आपको क्या है, वहां पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पता होनी चाहिए। तो आप सांद्रता से क्या समझे आप, कि 1 लीटर विलियन में या 1 लीटर क्या आपके पास जो भी सॉल्यूशन दे रखा उसमें कितने H प्लस आयन उपस्थित है, तो वो क्या होती है, उसकी सांद्रता, है ना। क्या कहा कि 1 लीटर विलियन में या जितना भी आपको विलियन दे रखा है, जितनी भी आपको मात्रा दे रखी है, उसमें कितने H प्लस आयन घुले हुए हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, आपके पास 10 लीटर एक क्या है, आपका जलीय विलियन है, क्या है आपका NaOH का विलियन है, या HCl का क्या आपका एक विलियन है। अब हमने कही जो इसमें क्या आपके H प्लस की सांद्रता है वो कितनी आपकी 10 टू द पावर -2 मोल, अर्थात जो क्या है आपका यहाँ पे जो इसका इतना लीटर है, इसमें कितने आपके 10 की घात -2 H प्लस आयन घुले हुए हैं, 10 की घात -2 H प्लस आयन घुले हुए हैं, इतने H प्लस आयन घुले हुए हैं। तो वो वैल्यू उठा के हम जब यहाँ रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पीएच निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी समझ में पीएच का फॉर्मूला आया। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ। देखिए पीएच बराबर क्या होता है हमारे पास, -log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी H प्लस आयनों की सांद्रता, जो कि आपको क्या है क्वेश्चन में दी होगी, क्योंकि आप 10th क्लास के हैं, या जो हमारे पास 1 दरवाजा सिलेबस हो गया केवल 10th का ही लेवल का है, तो वहां पे आपको डायरेक्टली क्या दी होगी, आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी होगी। ठीक है, क्योंकि जब बड़ी क्लासों में देखेंगे तो वहां पे कंसंट्रेशन भी नहीं दी होती और आपको खुद निकालनी पड़ती है, केवल एक इक्वेशन दी होगी। जिन्होंने 11th या 12th में या जिन्होंने बीएससी या ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ली होगी उन्हें पता होगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे हमें क्या दी होगी, आपको सीधे सीधे सांद्रता या कंसंट्रेशन दिया होगा H प्लस आयन का। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास क्या था, एक HCl का सॉल्यूशन था, एक HCl का विलियन था, जिसमें HCl के विलियन में H प्लस आयनों की सांद्रता या कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, 10 टू द पावर -2 मोल दी गई है। तो इस विलियन का पीएच ज्ञात करें। तो क्या कहा आपका, इसका पीएच ज्ञात करें। हमें क्या करना है, इसका पीएच निकालना है। तो देखिए पीएच निकालने का हमें पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या है हमारे पास, पीएच बराबर -log बेस 10, कंसंट्रेशन कितनी देखिए आपको 10 टू द पावर -2 दे रखी है आपकी। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा होगा, आपकी थोड़ा बहुत मैथ रही होगी, अगर नहीं पता है तो आपको क्या, आपने लॉग को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है आपका, जब भी आपके पास कोई लॉग बेस 10 और x की पावर y दी होती है इस तरीके से, ठीक है, तो जो आपका y होता है ये क्या जाता है आपका आगे आ जाता है, तो यानी log नहीं क्या हो जाएगा आपका, ये y आगे आ गया, तो y log 10 बेस 10 x की पावर 10 है ना, क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका इस तरीके से। तो ये क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, आप जब भी log बेस 10 x की पावर y है ना, तो यहाँ पे कितने थे, log बेस 10 और 10 की पावर कितनी थी हमारे पास, 2 थी। तो अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 -2 कहाँ जाएगा हमारे पास, आगे आ जाएगा, तो माइनस, ठीक है, -2 माइनस log ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, log 10 बेस 10 हो जाएगा ये हमारे पास। ये क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, इस माइनस को हम बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, और log 10 बेस 10 हो जाएगी। तो log 10 बेस 10 कितना होता है हमारे पास, 1 होती है। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, तो -2 और इनटू कितना था हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1, तो कितना हो जाएगा आपका 2।
यानी जो आपके पास सॉल्यूशन था इसकी सांद्रता या पीएच कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। क्या है इसका पीएच, इसका पीएच निकल गया आपका 2 निकल गया। ठीक है, तो आई बात समझ में। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो आपकी समझ में और आ जाएगा। देखिए अब आपके पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दे रखा है आपके पास 10 टू दी पावर -4 ले लेते हैं। ठीक है, और आपसे कहा गया कि आप इस विलयन का पीएच निकालिए। अब हमें क्या करना है, इसका पीएच निकालना है। तो देखिए पीएच निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है, तो पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग बेस 10 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी देंगे हमारे पास 10 टू द पावर -4 मोल। ठीक है, जरूरी नहीं माइनस है, कुछ प्लस भी हो सकता है, तो आप क्या आ जाएगी फिर कंसंट्रेशन माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए अभी मैंने आपको सिखाया जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, है ना, तो ये 4 क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 4 आगे आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू लॉग, अब ये कितना बचा आपका 10 बेस 10 बचा, क्योंकि ये -4 आगे आ गया, है ना, ये -4 कहाँ आ गया आपका आगे आ गया। तो अब अंदर कितना बचा लॉग 10 बेस, और ये कितना बचा इसकी पावर 10 बची, क्योंकि ये -4 कहाँ आ गया आपका आगे आ गया। ये क्या होता है आपका इस लॉग की पावर, ठीक है, लॉग 10 बेस पावर x की पावर y को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या आपको ये सीधा याद करना पड़ेगा, ये आपका क्या होता है, जिनकी मैथ्स होगी उन्हें पता होगा लॉग को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये कहाँ आ गया आपका आगे आ गया, तो y log 10 बेस x। अब देखिए यहाँ पे क्या था log 10 और x की जगह क्या था हमारे पास ये 10 था, और y की जगह क्या था ये 4 था हमारे पास, तो ये 4 उठा के कहाँ गया हमारे पास आगे आ गया। अब अंदर कितना बचा log बेस 10 और x के रूप में कितना हमारे पास 10 है, तो 10 की पावर 10 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो log बेस 10 की पावर 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -4, और log बेस 10 की पावर 10 कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 होगी, और माइनस का 1, यानी ये आपका कितना है बीच में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो यानी सॉल्यूशन का पीएच कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी विलियन का जो भी आपके पास दिया है उसकी पीएच निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास मानावाद क्या है, हमारे पास कोई क्षारीय विलियन दिया गया है, कोई क्या दिया गया हमारे पास बेस दिया गया, और आपसे कहा गया कि आप उस बेस का क्या करिए पीएच निकालिए। तो उस बेस का पीएच किस तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन वो भी सिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि जो हमारा पीएच स्केल होता है मेनली क्या बताता हूं मैं H प्लस आयन सी बताता है ना, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन तो बताता नहीं है, लेकिन क्या अगर क्या पता आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरीके से होता है वो समझते हैं। ठीक है, अब जैसा आपके पास दे रखा है NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है, और आपके पास यहाँ पे कहा गया कि जो आपका क्या है OH माइनस आयन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आपकी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे दी गई है आपको 10 टू द पावर -1, है ना, कितनी देगी आपको 10 टू द पावर -1 मोल दे दी गई है। इतनी आपके पास क्या दे दी गई है कंसंट्रेशन दे दी गई है किसकी OH माइनस आयन की। अब बोला गया है आपसे कि जो आपके पास NaOH का सॉल्यूशन है इसका पीएच निकालिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा पीएच निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है OH माइनस आयन की दे रखी है, जबकि पीएच क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो हमें उसको निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो जो हमारा पीओएच का फॉर्मूला होता है वो भी इसी तरीके से बनता है, आपका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन आपके H प्लस की जगह OH माइनस आयन लिख देंगे। तो पीओएच यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बराबर माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इतनी दी गई है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस लॉग बेस 10 और OH माइनस आयन की कितनी तरीके 10 टू द पावर -1। अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए POH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बराबर, ठीक है, तो -1 आगे आ जाएगा आपका, और अंदर कितना बचेगा आपका माइनस लॉग, और ये 10 बेस 10 हो जाएगा, 10 बेस 10 हो गया आपका। ठीक है, तो यानी POH बराबर कितना निकला हमारे पास -1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, अभी पीछे भी बताई थी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी -1 होगी। तो जो POH निकला हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो POH कितना निकला हमारे पास 1 निकला, तो ये तो क्या निकला हमारे पास POH निकला पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, जबकि हमें क्या निकालना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालनी है, H प्लस आयन की निकालनी है। तो अभी हमारे पास एक चीज हमें याद रखना है, ठीक है, ये आपको सीधे याद रखना होगा किसी भी सॉल्यूशन के लिए POH प्लस PH प्लस, है ना, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन
ठीक है, ये हो गया आपका पीओएच। ठीक है, देखिए इस तरीके से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कितने होते हैं आपके पास 14 होती है। ठीक है, ये कहां से आया, ये भी आपको इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन वो क्या है आपके क्लास 11th में, और हमारे सिलेबस भी नहीं है जो हमने पढ़ना है, और क्लास 10th में भी नहीं है। तो हमने क्या देखना है, आपको सीधे ये चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 14 होता है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पीओएच कितना निकल गया हमारे पास 1 निकल गया, प्लस पीएच हमें क्या निकालना है, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना होता है आपका 14 होता है। तो पीएच हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो यानी जो आपका ये सॉल्यूशन था ये कितना था आपका, इसका पीएच कितना है आपका 13 आया। तो यानी ये कैसा था आपका एक बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, वैसे भी आपको पता है जो NaOH होता है आपका क्या होता है, बेस होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है आपका जल में जाने पर OH माइनस आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, किस तरीके से हम क्या करते हैं एसिड और बेस की वो देखते हैं कितना स्ट्रांग है वो, है ना, ये बात समझ में आई। अच्छा मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। तो देखिए जो हमारे पास पीएच इसके लिए कई बार इसमें क्या होता है आपका कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 7 हो गया, और ये क्या आपका 14 है, इस तरफ क्या आपका 0। तो इस तरफ बढ़ने पर हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास एसिडिक हो रहा है ना, इस तरफ क्या मिल रहा है हमें, अम्ल मिल रहा है। और जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास, बेसिक हो रहा है सॉल्यूशन, यानी क्या हो रहा है आपका क्षारीय विलयन बन रहा है। तो अब जैसे जैसे आप क्या करोगे इस तरफ जा रहे हो, है ना, यानी इस तरीके समझे, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 है, अगर आपसे कहा गया कि पीएच इज इक्वल टू 0, आपके पास एक विलयन दिया गया, इसका पीएच क्या है 0 है, तो बताइए ये क्या होगा आपका, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो कहीं क्या करते हैं आपका पीएच इज इक्वल टू 0 देखने में आ रहा है, 0 मतलब इसका पीएच कुछ नहीं, तो क्या बोल देते हैं उसको, न्यूट्रल बोल देते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन बोल देते हैं। जबकि ये उदासीन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपका ये प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा आपका ये प्रबल अम्लीय होगा, क्या होगा आपका ये प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज जैसे जैसे हम क्या करेंगे इस तरफ जाएंगे, ठीक है 14 की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या जा रहे हैं 14 की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या होता जाता है आपका प्रबल क्षारीय होता जाता है। क्या होता जाता है आपका प्रबल क्षारीय होता जाता है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो जो क्या होता है हमारे पास pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एसिडिटी, है ना, या क्या बोलते हैं हम इसे अम्लीयता, है ना। pH क्या होता है आपका अम्लीयता के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो pH होता है वो आपके क्या होता है, आपके क्षारीय के क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ समझिए क्या कहा, अगर किसी का pH की वैल्यू जितनी कम है, pH की वैल्यू जितनी कम है वो विलयन उतना ज्यादा क्या होगा आपका अम्लीय होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको बीच में लिखता हूं, अगर आपकी समझ में नहीं आया, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्या कहा हमने, जो हमारी pH वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन किसके अम्लीयता के, किसके अम्लीयता की। एक चीज तो ये कही, और दूसरी चीज क्या कही हमने, जो हमारे pH वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके क्षारीयता की, यानी एसिडिटी के और बेसिसिटी के, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं एसिडिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं आपका बेसिसिटी। तो क्या कहा, जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसकी अम्लीयता के। अर्थात समझिए यहाँ पे, अगर pH की वैल्यू कम है, क्या कहा, अगर pH की वैल्यू कम है तो अम्लीयता क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा, उल्टा होगा। मतलब pH की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, जैसे समझिए अगर pH की वैल्यू आई आपकी 0 आई, तो अम्लीयता क्या होगी प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा आपका प्रबल अम्लीय होगा, यानी अम्लीयता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, pH की वैल्यू आपकी 7 या 6.9 होगी, कितनी होगी आपकी 6.9 होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, अगर pH की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे देखो 13 होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षारीय हो गया, है ना। अब प्रबल क्षारीय हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका प्रबल क्षारीय हो गया। 14 होगी तो एकदम क्षारीय हो जाएगा, 10 होगी तो देखो आपका क्या हो गया थोड़ा दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है आपकी क्षारीयता घट रही है, यानी उल्टा रिलेशन, अगर pH की वैल्यू कम तो अम्लीयता ज्यादा होगी, अगर pH की वैल्यू ज्यादा तो अम्लीयता क्या होगी आपकी कम होगी। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक था हमारा वो हमारा आज क्या होता है खत्म होता है। अब इसके बाद क्या बचे हमारे जो अम्लीयता और क्षारीयता है, इसके दैनिक जीवन में कुछ उपयोग बचे हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या हमारा लवण बचा हुआ, तो उसको
नेक्स्ट डे करने की कोशिश करते हैं। और जैसे आपका ये क्या आपका सॉल्ट या लवण खत्म होता है, उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में बन सकते हैं 1 वर्गों के लिए, उनकी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।